गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेसन नंबर 1.2 नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सम इम्पोर्टेंट इश्यूज। देखिए इसकी जो डेडलाइन है या जो टैग लाइन है क्या है, डिफरेंट मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैव डिस्क्राइब द नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली इन देयर ओन टाइम। यानी अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट प्रबंध विशेषज्ञों ने अपने अपने समय में प्रबंध की प्रकृति को भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। प्रबंध की प्रकृति से रिलेटेड टॉपिक्स हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी आए थे। जब हमने उनकी विशेषताएं पढ़ी थी, हमने पढ़ा था प्रबंध क्या है, एक पेशा है। हमने पढ़ा था प्रबंध क्या है, एक विज्ञान और कला है। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रबंध अगर विज्ञान है तो प्रबंध को विज्ञान क्यों कहा गया है। देखिए, प्रबंध विज्ञान के रूप में, फिर है प्रबंध कला के रूप में किस तरह से है, और फिर है प्रबंध पेशे के रूप में। तो इस चैप्टर में ये हमारी तीनों जो बातें हैं ये बताती हैं कि प्रबंध की नेचर कैसी है, मैनेजमेंट क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रबंध कला तथा विज्ञान तथा कला के रूप में। तो कुछ मैनेजमेंट एक्सपर्ट इसे मानते हैं कि ये सिर्फ एक कला है, इसे कला की श्रेणी में रखते हैं, और कुछ प्रबंध विशेषज्ञ मानते हैं कि ये क्या है, एक विज्ञान है। तो ये विवाद क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पुराना है और बहुत ही भ्रमपूर्ण है। ठीक है, यानी कि जिसमें कुछ भी बात हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं। तो प्रबंध क्या है, कला है अथवा विज्ञान है। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग डिस्कस करेंगे, प्रबंध विज्ञान के रूप में क्या है, और फिर डिस्कस करेंगे कि प्रबंध कला के रूप में कैसे है। तो प्रबंध को विज्ञान स्वीकार करने या न करने से पहले भी हम विज्ञान प्रबंध को साइंस माने या ना माने, ठीक है, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि विज्ञान का ही अर्थ क्या है। सबसे पहले आता है विज्ञान का अर्थ। विज्ञान का अर्थ क्या है, विज्ञान वह क्रमबद्ध ज्ञान समूह है, सिस्टमेटिक नॉलेज। विज्ञान क्या है, विज्ञान वो सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसे मनुष्य अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब है किसी चीज़ को देख देख कर, किसी चीज़ को देख देख कर ऑब्जर्व करके उसके बारे में सिद्धांत बताना, उसके बारे में अपने अनुभव बताना, या उसके बारे में कोई भी कंक्लूजन निकालना। ऑब्जर्वेशन अवलोकन द्वारा एवं प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किया गया है। विज्ञान क्या है, साइंस क्या है। सबसे पहली बात, साइंस एक सिस्टमेटिक नॉलेज है, क्रमबद्ध ज्ञान समूह, सिस्टमेटिक नॉलेज है जिसे मनुष्य ने अपने ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से, लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, नेचर में एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा आधार पर प्राप्त किया है। किसे, सिस्टमैटिक नॉलेज को। उस सिस्टमैटिक नॉलेज को कैसे गेन किया है, थ्रू द ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर प्राप्त किया है, और जिसको प्रमाणित करना संभव है, यानी कि जिसको हम प्रूव भी करके दिखा सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रमाणित करके दिखा सकते हैं, उसे हम सिस्टमैटिक नॉलेज बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इन दो चीज़ों को मिलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ये गैस प्रोड्यूस होती है। तो भी ये एक वर्बली हम कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हम इसको करके भी दिखा सकते हैं। जब हम इसको वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को करके दिखाना, सिद्ध करके दिखाना। ठीक है, तो साइंस क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, साइंस इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज which gained by the human beings through their observations and the experiment, and this information या this knowledge can be verifiable, यानी कि इस नॉलेज की, इस ज्ञान को हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसको प्रमाणित किया जा सकता है। तो कला और विज्ञान में मुख्य अंतर यह है कि कला के अंतर्गत यह जाना जाता है कि लागू कैसे किया जाए, अर्थात पूर्व स्थापित सिद्धांतों को वास्तविक रूप देने की पद्धति क्या हो।
हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत है, प्रबंध के 14 सिद्धांत हैं। हमने अपने 14 सिद्धांत भी डेवलप कर लिए और हमें पता है कि एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए हमें ये 14 सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट करना है। सभी मैनेजर्स को इसकी नॉलेज है 14 सिद्धांतों की। जब हम पढ़ते हैं हमें 14 सिद्धांत के बारे में अच्छे से बताया जाता है, सीखते हैं हम। तो ये तो होगी हमारी सिस्टमेटिक नॉलेज। सिद्धांतों के आधार पर हम कहेंगे मैनेजमेंट इज अ साइंस। लेकिन सभी मैनेजर्स ने इन 14 सिद्धांतों को पढ़ा है। लेकिन अब बारी आती है कि हम इन 14 सिद्धांतों को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड हाउ टू यूज ऑन द अदर ह्यूमन बींग्स, हाउ टू एप्लीकेबल, हाउ टू अप्लाई इन देयर रियल लाइफ सिचुएशंस। तो एक मैनेजर अपने इन 14 सिद्धांतों को अप्लाई कैसे करता है, प्रयोग कैसे करता है, जब दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहा है तो वो इन सिद्धांतों का कैसे प्रयोग कर रहा है। ऑल द मैनेजर्स आर नॉट सक्सेसफुल और नॉट इक्वल ग्रेड। एवरी मैनेजर हैज़ देयर ओवन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी यानी कुशलता। कुशलता का संबंध है कला से। प्रत्येक व्यक्ति इन 14 सिद्धांतों के बारे में जानता है। इट इज़ अ नॉलेज एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट, वो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करा है, लागू कैसे करता है, ये एक कला का पार्ट है। एक डांस टीचर सभी को इक्वली डांस सिखाता है, लेकिन हर कोई व्यक्ति, क्या सभी के सभी 14 स्टूडेंट बेस्ट डांसर होते हैं? उनमें से कोई एक या दो बहुत एक्सीलेंट होते हैं, सुपर होते हैं, ठीक है। तो वो बेस्ट क्यों है? क्योंकि जो उन्होंने सीखा है वो उसको इम्प्लीमेंट किस वे से कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आती है, लागू करने की बात आती है, तो उसे कहते हैं कला। तो देखिए, पूर्व स्थापित सिद्धांतों को वास्तविक रूप में देने की पद्धति क्या हो, ये कला से संबंधित है। जबकि विज्ञान में यह जाना जाता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। विज्ञान का संबंध है कारण और परिणाम से। अगर कारण ये है तो परिणाम ये होगा। कला का संबंध क्या है? इम्प्लीमेंटेशन से। आप लागू कैसे करते हैं, जो चीज़ आपने सीखी है, जो नॉलेज आपने गेन की है, आप उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं। उसके बाद आती है हमारी टूल किट में भी देखिए क्या बताया गया है। क्या बताया गया है टूल किट में? सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना क्या है? विज्ञान। और प्राप्त जानकारी को प्रयोग में लाना ही कला है। यही बात आपको बताई गई। मैनेजमेंट में हम 14 सिद्धांतों के बारे में सीखते हैं, सभी मैनेजर्स को सिखाया जाता है। बट हाउ टू इम्प्लीमेंट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट। इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर्ट। आर्ट कला है, ठीक है। तो स्टडी ट्रेनिंग के दौरान हमें सिखाया जाता है 14 सिद्धांत। लेकिन जब हम क्या करते हैं, अप्रेंटिस लगती है हमारी, या जब हम एक्चुअल में फील्ड में जाके काम करते हैं, जब हमारी जॉब लगती है, तब हम सीखते हैं कि उनको लागू कैसे करना है। और हर व्यक्ति का अपना अपना काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो वो काम करने का अलग अलग तरीका ही कला का एक पार्ट है। जैसे एक व्यक्ति द्वारा इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना विज्ञान, और पढ़ाई के बाद इंजीनियर के रूप में काम करना एक कला है। तो आई होप कि सभी को विज्ञान और कला दोनों का अर्थ समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद है, 2 डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे विज्ञान की। तो पहली क्या है, केन्स के अनुसार विज्ञान क्या है? सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करता है। तो साइंस इज ए सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। टेरी की डेफिनेशन की आप पढ़ेंगे, माइंड में रखेंगे, ठीक है। बट अगर आपको लिखनी है तो लिखने के लिए आप केन्स की डेफिनेशन ही लिखेंगे। तो टेरी क्या कहते हैं? विज्ञान किसी भी तथ्य, विषय या अध्ययन के उद्देश्य का सामान्य सत्यों की जानकारी के संदर्भ में संग्रहित एवं समग्रित क्रमबद्ध ज्ञान है। तो इसीलिए ये सिर्फ इसको आपने अपने माइंड में रखना है कि ये शब्द किसके कहे गए हैं? टेरी के कहे गए हैं। लेकिन लर्न आपने केन्स की डेफिनेशन करनी है। साइंस इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच एस्टेब्लिशेज रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। अब उसके बाद है, परिभाषाओं के आधार पर विज्ञान की 5 विशेषताएं हमें पता चलती हैं। पहली विशेषता, विज्ञान क्या है? सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरी बात क्या है? बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। किस पर आधारित है ये? तथ्यों के संग्रह, विश्लेषण एवं प्रयोगों पर आधारित है। उसके बाद है,
यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि ये प्रत्येक जगह हमारी साइंस के जो एक्सपेरिमेंट है, साइंस की जो बातें हैं, हर जगह अप्लाई होती हैं। उसके बाद है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, और फिफ्थ है परिणामों की वैधता की जांच एवं पूर्वानुमान संभव। इसका मतलब ये है कि साइंस के जो भी एक्सपेरिमेंट है, जो भी कंक्लूजन है, हम उनको वेरीफाई करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब इन सभी विशेषताओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और इनको देखेंगे कि क्या विज्ञान की ये विशेषताएं प्रबंध पर भी लागू होती हैं, क्या विज्ञान की ये विशेषताएं प्रबंध में भी हैं। अगर विज्ञान की ये पांचों विशेषताएं प्रबंध में भी विद्यमान हैं तो हम प्रबंध को भी क्या कहेंगे कि प्रबंध एक साइंस है। तो देखिए, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, विज्ञान के लिए क्या चाहिए, क्रमबद्ध या व्यवस्थित, जिसे हम बोलते हैं सिस्टमाइज्ड ग्रुप ऑफ नॉलेज का होना जरूरी है। और प्रबंध भी क्या है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। एक प्रबंध भी क्या है, एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है, क्योंकि इसकी पहचान प्रबंध विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्यों एवं प्रयोगों के बाद स्थापित हुई है। तो मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट डेवलप हुआ है, ठीक है, वो किसने किया है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने कई सालों तक रिसर्च किया है और एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब जाकर उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स को एस्टेब्लिश किया है, या और जो मैनेजमेंट के जो नियम है या मैनेजमेंट के जो कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, वो अचानक से किसी के माइंड में नहीं आए हैं। कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद, कई सालों के रिसर्च के बाद वो बने हैं। और साइंस में भी ऐसे ही होता है, किसी भी तथ्य को, किसी भी सिद्धांत को, कोई भी जो न्यू इन्वेंशन है, ओल्ड इन्वेंशन, कुछ भी, किसी भी नियमों को ले लो, ठीक है, वो अचानक से माइंड में स्टक नहीं होता है। उसके लिए काफ़ी लंबे समय के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स के बाद ही वो चीज़ प्रकाश में आती है। सेम हमारा मैनेजमेंट के साथ है, तो इसलिए हम कहेंगे मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। सेकंड है बेस्ड ऑन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। साइंस किस पर आधारित है, तथ्यों का इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण और प्रयोग पर आधारित है। तो विज्ञान की इस विशेषताओं को प्रबंध पर लागू करते हैं। अब हम प्रबंध में देखते हैं क्या प्रबंध में ये विशेषता है। तो इसका विकास अनेक वर्षों तक, प्रबंध का विकास कैसे हुआ है, अनेक वर्षों तक तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण और प्रयोग किए जाने के बाद ही। ऊपर हमने पढ़ा है कि मैनेजमेंट की जो ग्रुप नॉलेज है वो कैसे डेवलप हुई है, कई वर्षों के शोध कार्य और प्रयोगों के बाद। तो वही बात इसमें भी है, मैनेजमेंट की जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो अनेक वर्षों तक हमने फैक्ट्स को कलेक्ट किया, एनालिसिस किया और फिर प्रयोग किए जाने के बाद ही हमारा मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स डेवलप हुए हैं। तो दूसरे शब्दों में प्रबंध शास्त्र की प्राप्ति सिद्धांतवादी एवं अन्य संबंधित लोगों के लगातार और उत्साहपूर्वक परिश्रम के बाद ही हुई है। थर्ड है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सार्वभौमिक प्रयोग। तो वैज्ञानिक सिद्धांत सत्य पर आधारित है। हम जानते हैं जो बातें, जो न्यूटन का जो लॉ है वो आज से 200 साल पहले भी ट्रू था, आज भी ट्रू है, आज से 200 साल बाद भी ट्रू रहेगा। वो हर पीरियड, हर टाइम में ट्रू था। तो विज्ञान के जो सिद्धांत है वो कल भी सच थे, आज भी सत्य और कल भी सत्य रहेंगे, और उन्हें हर परिस्थिति में हर समय लागू किया जा सकता है। तो इनका सार्वभौमिक उपयोग संभव है विज्ञान के सिद्धांतों का। तो प्रबंध के क्षेत्र में भी प्रबंध के ज्ञान और प्रबंध के सिद्धांतों को सत्य पर आधारित माना जाता है, और ये सभी परिस्थितियों में वह हर समय लागू किया जा सकता है। तो प्रबंध के जो सिद्धांत है उन पर भी हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन लागू होता है। जैसे आदेश की एकता का सिद्धांत, जिसका अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है आदेश की एकता का, कि अधीनस्थ कर्मचारी को केवल एक ही अध्यक्ष से आदेश मिलना चाहिए, सभी जगह समान रूप से लागू होता है। यदि एक व्यक्ति आदेश देने वाले एक से ज़्यादा हैं या ज़्यादा अध्यक्ष हैं तो वो ये समझ नहीं पाएंगे कि किस अध्यक्ष के कार्य को प्राथमिकता दी जाए, और अंततः उनकी कार्यकुशलता में कमी आएगी। तो इस प्रकार प्रबंध के जो अनेक सिद्धांत हैं वो भी प्रत्येक समय समान रूप से लागू होते हैं। तो इस तरह से विज्ञान की तीसरी विशेषता भी हमारी प्रबंध में मौजूद है। उसके बाद प्रबंध की जो चौथी विशेषता है, साइंस की जो चौथी विशेषता है, कारण और परिणाम में संबंध, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं वो विभिन्न तत्वों के कारण और परिणाम संबंध को स्पष्ट करते हैं कि अगर ऐसा हो, कारण अगर ये है तो रिजल्ट ये होगा। ये डेफिनेटली होता है और हर परिस्थिति में हर जगह सही होता है। ठीक है, तो
यह विशेषता जब प्रबंध पर लागू की जाती है तो पता चलता है कि प्रबंध के जो सिद्धांत है वो भी कारण और परिणाम से संबंध स्थापित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए घटिया नियोजन एवं प्लांट व्यवस्था के कारण उत्पादकता में कमी आती है। ठीक है, अब यहाँ नियोजन का घटिया नियोजन क्या है? कारण, और रिजल्ट क्या है? उत्पादकता में कमी। तो यह हमेशा सही है। अगर नियोजन घटिया क्वालिटी का है तो उत्पादकता में हमारी कमी आएगी। तो यहाँ नियोजन का घटियापन कारण है और उत्पादन में कमी परिणाम है। तो इसी प्रकार कार्य विभाजन के सिद्धांत के अनुसार कार्य का ठीक वितरण कारण है। कार्य विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है कि कार्य को ठीक अनुसार से वितरित किया जाए। तो कारण क्या है? कार्य का ठीक वितरण, और कार्यकुशलता में वृद्धि क्या है? परिणाम। तो पर विज्ञान की यह विशेषता भी प्रबंध में पाई जाती है, तो इसीलिए हम प्रबंध को क्या कहेंगे? विज्ञान। उसके बाद है परिणामों की वैधता की जांच एवं पूर्वानुमान संभव। तो केवल ज्ञान और तथ्यों को एकत्रित करना ही विज्ञान नहीं है। विज्ञान के जो बातें, जो सिद्धांत हैं, हम उनको किसी भी समय एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा प्रूव कर सकते हैं। उन बातों को हम सिद्ध करके दिखा सकते हैं। उनकी वैधता यानी कि ये बात सच्ची है, इसकी जांच कर सकते हैं। तो प्रबंध के सिद्धांतों की वैधता की भी जांच की जा सकती है। और किसी विशेष सिद्धांत को लागू करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है। यानी कि अगर हमने कोई विशेष सिद्धांत अप्लाई किया है, लागू किया है, तो उसके क्या पॉजिटिव आउटकम्स होंगे, क्या संभावित परिणाम होंगे, उसका हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे आदेश की एकता का सिद्धांत है। अगर हम आदेश की एकता के सिद्धांत को लागू करते हैं, आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है कि वह अधीनस्थ जिसका केवल एक अध्यक्ष है, यानी कि एक अधीनस्थ, एक सबॉर्डिनेट का एक ही बॉस हो, तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा। अगर एक अधीनस्थ जिसके बहुत सारे बॉस हैं, एक से अधिक बॉस हैं, तो उसके अगर 2 बॉस हैं, 4 बॉस हैं, तो उसको चारों ऑर्डर देंगे, फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि मैं पहले वाले का काम करूं, दूसरे का करूं, तीसरे का करूं, तो जिसके कारण उसकी कार्यकुशलता में, उसकी एफिशिएंसी में कमी आएगी। तो इस तरह से आदेश की एकता के सिद्धांत से हम क्या कर सकते हैं? इसकी वैधता की जांच, इसको लागू करके हमें पता चल जाएगा कि वही पॉजिटिव परिणाम आते हैं या नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम सिद्धांत को लागू करते हैं तो उसके क्या पॉसिबल आउटकम होंगे वो हमें पता चल जाएगा। तो सिद्धांत को लागू करने पर प्राप्त होने वाले संभावित परिणामों को पहले से ही बताया जा सकता है। तो उदाहरणार्थ आदेश की एकता के सिद्धांत को लागू करने से पहले ही इससे प्राप्त होने वाले परिणामों को हम जान सकते हैं। अब देखिए, उपरोक्त हमने 5 विशेषताएं हमारी विज्ञान में हैं, और उन्हीं 5 विशेषताओं को हमने प्रबंध से कनेक्ट किया, मैनेजमेंट से कनेक्ट किया, और वह हमारी वही 5 विशेषताएं मैनेजमेंट में भी हैं। तो प्रबंध, अब हम इसका मतलब क्या है कि साइंस की तरह मैनेजमेंट भी क्या है? एक साइंस है। लेकिन प्रबंध में क्या है? कला की भांति ही विज्ञान की भी सभी विशेषताएं विद्यमान हैं, किंतु इसे फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह साइंस नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का रिलेशन किससे है? मनुष्यों से है, और मनुष्यों का जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है। साइंस में जो प्रिंसिपल, जो न्यूटन का जो लॉ था, आज से 400 साल पहले था, 200 साल पहले था, वो आज भी एज इट इज़ है और आगे भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्योंकि ना तो पृथ्वी में परिवर्तन हुआ है, ना उस सेब में परिवर्तन हुआ है, ना ही पेड़ में, और ना ही हमारे चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उनमें किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं हुआ। वो एज इट इज़ है जो आज से 200 साल पहले थे। लेकिन मैनेजमेंट का जो रिलेशन है वो किससे है? ह्यूमन बींग से है, मनुष्य से है, और मनुष्य का बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो प्रबंध, अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं प्रबंध क्या है? विज्ञान की विषय वस्तु मानव है। मैनेजमेंट साइंस में हमारा सब्जेक्ट मैटर है। मैनेजमेंट किसके ऊपर अप्लाई होता है? किसका मैनेजमेंट करते हैं हम? ह्यूमन बींग्स का, मनुष्यों का प्रबंध करते हैं। तो मैनेजमेंट की जो सब्जेक्ट मैटर है वो मनुष्य है, और मनुष्य कैसा है? एक बुद्धिमान और संवेदनशील। ठीक है, संवेदनशील यानी कि जो सेंसिटिव है, जो इमोशनल है। इमोशनल को हम बोलते हैं संवेदनशील। अगर आपने 4 आदमियों में एक व्यक्ति की इंसल्ट कर दी है, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति की इंसल्ट की गई है वो कुछ भी कर सकता है, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो कई बार इतने ज़्यादा डीमोरलाइज हो सकते हैं कि वो सुसाइड भी कर लेते हैं, वो कोई गलत क्राइम भी करने लग सकता है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो अगर 4 व्यक्तियों में इंसल्ट हुई है तो वो मोटिवेट भी हो सकता है, वो अच्छा काम करके दिखा सकता है। तो मनुष्य कैसा है? एक संवेदनशील प्राणी है जिसका व्यवहार परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। अतः उसके व्यवहार के संबंध में हमारे कोई भी स्थायी नियम फिजिक्स और केमिस्ट्री की भांति नहीं बनाए जा सकते हैं। यही कारण है कि हम मैनेजमेंट साइंस को क्या कहते हैं? सोशल साइंस कहते हैं। फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? सोशल साइंस। इसके परिणाम जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह स्थायी नहीं है। अतः प्रबंध विज्ञान को स्पष्टतः विज्ञान नहीं माना जाता,
बल्कि इसे क्या कहते हैं, व्यवहारिक विज्ञान, अप्लाइड साइंस कहते हैं। मैनेजमेंट को क्या कहा जाता है, अप्लाइड साइंस, व्यवहारिक विज्ञान कहना अधिक उचित होगा, क्योंकि जिसके सिद्धांत समय, परिस्थितियों और प्रकृति के अनुसार बदलते रहते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, मैनेजमेंट इज़ नॉट अ परफेक्ट साइंस, मैनेजमेंट इज़ अ अप्लाइड साइंस और इन एग्जैक्ट साइंस। प्रबंध को पूर्ण रूपेण विज्ञान नहीं कहा जा सकता, इसे क्या कहते हैं, व्यवहारिक विज्ञान कहा जाता है, जिसके सिद्धांत समय, परिस्थिति और मनुष्य की प्रकृति के अनुसार चेंज होते रहते हैं। तो अर्नेस्ट डेल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू विल हैव टू लर्न इट। अर्नेस्ट डेल ने प्रबंध को सॉफ्ट साइंस कहा है, क्योंकि इसके नियम बहुत कठोर नहीं होते हैं। क्लियर टू एवरीवन। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज अ अप्लाइड साइंस, मैनेजमेंट इज अ अयथार्थ, इन एग्जैक्ट साइंस, and management is a soft science and management also a social science। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, व्यवहारिक विज्ञान है, अयथार्थ विज्ञान है, सॉफ्ट साइंस सरल विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान है। क्लियर टू एवरीवन, you will have to learn all these characteristics of the management and I will take your test after completing the chapter।